Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge Site Official, and today we are going to discuss Bloom taxonomy. ब्लूम टैक्सोनमी को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि ब्लूम टैक्सोनमी से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकें और इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एनटीएस और दीगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी आप उनका आंसर कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनमी। टैक्सोनमी कहा जाता है क्लासिफिकेशन को। ब्लूम टैक्सोनमी को बेंजामिन ब्लूम्स ने 1956 में पेश किया था और इसने लर्निंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। 3 डोमेन्स में सबसे पहली डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, नेक्स्ट अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में वो चीज़ें आती हैं, वो प्रोसेसेस आते हैं जो हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं, जैसे सोचने समझने का अमल, थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि हर वो अमल जो हमारे दिमाग से जुड़ा होता है वो कॉग्निटिव डोमेन में आता है। इसी तरह सेकंड नंबर पे आता है अफेक्टेड डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या है, वैल्यूज़, एटीट्यूड, फीलिंग्स वगैरह को इस डोमेन में डिस्कस किया जाता है। इसके बाद जो है वो साइकोमोटर डोमेन आती है। साइकोमोटर डोमेन में एक्शंस वगैरह आते हैं और प्रोसेसेस आते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे मसल्स के साथ होता है। क्योंकि साइकोमोटर डोमेन में हमारे मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं, इसलिए इसको साइकोमोटर डोमेन में लिया जाता है। और जो मसल्स हैं उसमें जो हरकत है वो भी 2 तरह की होती है, एक ग्रास मोटर और एक फाइन मोटर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऊपर नीचे देखता हूँ तो मेरी आँखों के मसल्स यूँ रहे होते हैं, ये छोटे मसल्स होते हैं, इनको जो है वो हम फाइन मोटर कहते हैं। और जब मैं चलता हूँ, जब मैं लिखता हूँ, मेरे पाँव के मसल्स यूँ होते हैं, मेरे हाथों के मसल्स यूँ होते हैं, इसको जो है वो हम ग्रास मोटर स्किल में लेते हैं। ब्लूम्स के मुताबिक हमारी लर्निंग 3 डोमेन्स के थ्रू होती है और इनमें सबसे ज़्यादा जो लर्निंग होती है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कॉग्निटिव डोमेन का होता है। कॉग्निटिव डोमेन को बेंजामिन ब्लूम्स ने 1956 में पेश किया। 6 सब डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स आर फॉलो। इसको 6 हिस्सों में तकसीम किया गया, 6 स्टेजेस हैं इसकी। तो सबसे पहले हम जो है वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका ताल्लुक़ जो है वो थिंकिंग प्रोसेस से होता है, मेंटल स्किल्स के साथ होता है। कॉग्निटिव डोमेन का कि हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो दिमाग से जो जुड़े हुए प्रोसेसेस हैं वो कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। इसमें सबसे पहली स्टेज है वो है नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज हम इल्म को कहते हैं। बग़ैर सोचे समझे किसी बात को याद कर लेना। मसलन आप किसी बच्चे से पूछें कि मुसलमानों ने जंग आज़ादी कब लड़ी, तो वो एकदम से आपको बता देगा कि 1857। लेकिन इसके अलावा बच्चे को कुछ पता नहीं होता कि 1857 से पहले के हालात कैसे थे, इसके बाद के हालात कैसे थे। इसमें बच्चे को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है और चंद फैक्ट्स के बारे में पता होता है। नॉलेज के बाद आ जाती है कम्प्रीहेंशन। जब हमारा नॉलेज बढ़ जाता है तो हम फिर किसी भी चीज़ को अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कम्प्रीहेंशन। इसको अंडरस्टैंडिंग भी कहा जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन पहले लेवल से बढ़ जाती है। पहले हमारे पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, चंद फैक्ट्स होते हैं, लेकिन इसके बाद जो है वो हम अपने अल्फाज में जो है वो इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। मसलन बच्चे से पूछा जाए कि 1857 की जंग आज़ादी कब लड़ी गई, तो ना सिर्फ आपको ये बताए कि इससे पहले कौन कैसे हालात थे, बल्कि इसके बारे में आपको ये भी बताए कि इसके बाद कैसे हालात रहे। बच्चा जो है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है और अपने अल्फाज में बयान करने के काबिल हो जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाती है एप्लीकेशन।
जब हमारा नॉलेज बढ़ता है हम कंप्रीहेंशन की तरफ चले जाते हैं। कंप्रीहेंशन से जब हमारा नॉलेज बढ़ता है तो हम एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। एप्लीकेशन में क्या होता है, जो हम इल्म हासिल करते हैं इसको अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इसको एप्लीकेशन कहते हैं। मतलब हमारे पास जो नॉलेज था वो थोड़ा था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद जब हमारी लर्निंग बढ़ गई, इसको हमने बयान किया। फिर जब हमारी लर्निंग बढ़ गई तो इसको हमने इस्तेमाल किया। अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करना एप्लीकेशन कहलाता है। इसकी हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक तलीम याफ़्ता जो शख्स है वो माशरे में अच्छे अच्छे फ़ैसले करता है, सुलह सफ़ाई करवाता है, और इसकी अच्छी बोल चाल इसके तलीम याफ़्ता होने का अमली इज़हार है। इसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन के बाद हम चले जाते हैं एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस जो है वो कॉग्निटिव डोमेन की 4th स्टेज है, और इसका मतलब है तज्ज़िया करना। तज्ज़िया कैसे किया जाता है? किसी चीज़ को कैसे बयान किया जाता है? तज्ज़िया में जो है वो हम चीज़ों को पार्ट्स की शक्ल में बयान करते हैं। पार्ट्स में जो है वो चीज़ों को तोड़ा जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में बयान किया जाता है। यानी किसी चीज़ को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड करके बयान करना एनालिसिस कहलाता है। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि जब हम तज्ज़िया करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंप्यूटर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जब हम कंप्यूटर का एनालिसिस करते हैं तो हम इसके बारे में बताते हैं कि इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है, इसका वेट बहुत कम है, इसकी रैम बहुत अच्छी है, और इसकी रैम बहुत अच्छी है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है। मतलब हम कंप्यूटर को मुख्तलिफ़ पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसको जो है वो एनालिसिस कहा जाता है। एनालिसिस के बाद हम आ जाते हैं 5th स्टेज सिंथेसिस की तरफ। फर्स्ट स्टेज नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, और हमने उसका तज्ज़िया किया। अब हम आ रहे हैं सिंथेसिस की तरफ। सिंथेसिस में हम क्या करते हैं? सिंथेसिस का मतलब है जोड़ना। चौथे लेवल में हमने चीज़ों को डिवाइड किया, इसके बाद इनको एक्सप्लेन किया, फिर इसका जायज़ा लिया, और अब हम क्या कर रहे हैं? हम अब चीज़ों को जोड़ कर जो है वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस के बाद लास्ट स्टेज जो है वो इवैल्यूएशन है। यहाँ स्टूडेंट जायज़ा लेते हैं कि हमने जो तज्ज़िया किया इसके मुताबिक कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ हमें लेनी चाहिए, कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है। तरजीह करने के बाद जो है वो हम जायज़ा लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, हम इसकी इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये थी कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में जो लोअर लेवल होता है वो नॉलेज होता है, और जो हायर लेवल होता है वो इवैल्यूएशन का होता है। इसके बाद हम चलते हैं अफेक्टिव डोमेन की तरफ। अफेक्टिव डोमेन को डेविड क्रैथहोल ने 1964 में पेश किया था, और इसकी जो है वो 5 स्टेजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक़ हमारी एटीट्यूड्स के साथ होता है, हमारी फीलिंग्स, हमारी वैल्यूज़ के साथ होता है, जो हमारे जो है वो हार्ट से जुड़ी होती हैं। इसकी 5 जो है वो स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसीविंग, पहली स्टेज। सबसे जो इसका पहला लेवल है वो है रिसीविंग। इसमें हमने करना क्या होता है? इसमें हमने बच्चे का रवैया इस तरह का बनाना होता है कि वो क्लास में कुछ ना कुछ सीखने की गर्ज से बैठे, वो कुछ समझने की गर्ज से बैठे। टीचर जब क्लास में इंटर होता है तो स्टूडेंट से पूछता है कि हम पढ़ाई स्टार्ट करें, हम पढ़ाना शुरू करें, तो बच्चे एक आवाज़ में बोलते हैं कि जी सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे थके थके लगते हैं, वो नहीं बोलते, वो चाहते हैं कि अभी हम पढ़ना स्टार्ट ना करें। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इनमें रिसीविंग नहीं होती, इनमें वो जज़्बा नहीं होता। तो टीचर को क्या करना होता है? टीचर को इस तरह का माहौल बनाना होता है, इस तरह की एक्टिविटी करनी होती है कि बच्चों में रिसीविंग जो है वो डेवलप हो। उसके बाद जो है वो लेवल है वो है रिस्पॉन्डिंग। जवाब देना जो है वो इसको हम रिस्पॉन्डिंग कहते हैं। इसमें जो है वो टीचर मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस करता है बच्चे से, और बच्चे अगर इसका जवाब दे दें इसका मतलब है बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया और बच्चों में
रिस्पॉन्डिंग मौजूद है। सबसे पहले रिसीविंग हुई, रिस्पॉन्डिंग हुई। तीसरा लेवल आता है इसमें वैल्यू का। वैल्यू का मतलब है कदर। कि पहले लेवल में जो है वो रिसीविंग भी होगी, रिस्पॉन्डिंग भी होगी, मगर हमें ये मालूम नहीं कि इन्होंने रिसीविंग कितनी की, क्या अहमियत दी, और बच्चों ने जो है वो कितनी रिस्पॉन्डिंग की और कितनी अहमियत दी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो वैल्यू में डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद जो है वो फोर्थ स्टेज आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है तरतीब देना। इससे पहले वाले लेवल में स्टूडेंट्स ने जो कुछ पढ़ा, रिसीविंग हुई, रिस्पॉन्डिंग हुई, वैल्यू वैल्यू स्टूडेंट्स ने चीज़ों को जो है वो दी। इसमें सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इनको तरतीब दिया जाता है, इनको रिलेट किया जाता है, इनको कंपेयर किया जाता है। उसके बाद आ जाता है करैक्टराइजेशन। इससे पहले जितनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्प्ले करना, इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, वेरीफाई करना, किसी चीज़ को डिस्प्ले करना, यानी कि इन तमाम चीज़ों की मदद से कोई अमल करना, ये हमारा करैक्टराइजेशन कहलाता है। उसके बाद हमारी थर्ड डोमेन है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन को सिम्पसन ने 1972 में पेश किया, और इसका ताल्लुक़ फ़िज़िकल और मोटर स्किल्स के साथ होता है, स्किल डेवलपमेंट के साथ होता है। इसमें जो है वो सबसे जो पहली चीज़ है वो परसेप्शन है। हम इस साइकोमोटर डोमेन को थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि साइकोमोटर डोमेन क्या है। साइकोमोटर डोमेन में बच्चे की स्किल डेवलपमेंट पे बात होती है, और स्किल डेवलपमेंट कब होती है, जब बच्चे के माइंड और बॉडी पार्ट्स का आपस में कनेक्शन हो। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में बयान करूं तो वो यूँ मैं कह सकता हूं कि आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स देखे होंगे, फुटबॉलर्स आपने देखे होंगे। तो क्रिकेटर की अगर मैं बात करूं तो एक क्रिकेटर बहुत अच्छी बैटिंग करता है, इसके साथ वाला दूसरा जो शायद इसकी बैटिंग इस तरह की ना हो, तीसरे की शायद इससे भी कमज़ोर हो, लेकिन कोई ऐसा बैट्समैन मिल जाए जिसकी बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो इसकी क्या रीज़न है कि उसकी बैटिंग क्यों अच्छी है? तो इसकी रीज़न ये है कि इसके माइंड और इसके बॉडी पार्ट्स का आपस में जो ताल्लुक़ है, जो कोऑर्डिनेशन है, इसकी जो डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छे तरीके से हुई होती है, इसलिए वो अच्छी बैटिंग कर सकता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे इसकी स्टेजेस के बारे में, इसकी लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है परसेप्शन, कि आप कोई काम करने से पहले सोचते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। बच्चा कोई भी काम शुरू करने से पहले ये देखता है कि मुझ में सलाहियत है या नहीं। अपनी बॉडी के मुताबिक वो सोचता है, वो देखता है कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या इसको कहा जाता है परसेप्शन। ये लोअर लेवल आता है। इसके बाद हम स्लोली स्लोली हायर लेवल की तरफ जाते हैं। सेकंड नंबर पर आ जाता है सेट। सेट से मुराद है आप किसी काम को करने के काबिल हैं या नहीं। अगर आप किसी काम को करने के काबिल हैं, आपका जहन मानता है, तो वो वाली जो स्टेज है जिसमें आप करना चाह रहे हैं, इसको कहा जाता है सेट। पहले स्टेज में क्या था, पहले स्टेज में बच्चा ये सोच रहा था कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ। तो उसके बाद वो अगर इसके काबिल है तो इसमें वो अपने आप को तैयार करेगा, और वो जब तैयार करेगा तो इस लेवल को हम कहेंगे सेट। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप में मोटिवेशन कितनी है, आप में इंस्पिरेशन कितनी है। थर्ड स्टेज है गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आप जब अपने आप को चेक कर लेते हैं कि मैं इस काम को करने के काबिल हूँ, फिर अपने आप को तैयार करते हैं। जब आपने जब आपने इनको तैयार करते हैं तो क्या होता है कि आपको गाइड की ज़रूरत होती है, आपको गाइड चाहिए होता है। फ़र्ज़ करें आप क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में क्या होता है, आप किसी ऐसे बंदे से हेल्प लेंगे जो आपको गाइड करे, जो इस फ़ील्ड में महारत रखता हो, तजर्बा रखता हो। आप ऐसे बंदे के पास बिल्कुल नहीं जाएँगे जिसको इस चीज़ का तजर्बा ना हो, जो आपको गाइड ना कर सके। गाइडेड रिस्पॉन्स के बाद जो फोर्थ स्टेज है वो है मैकेनिज़्म।
नेक्स्ट लेवल मैकेनिज़्म में हर बंदे का काम करने का जो अंदाज़ है, जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। इसके मुताबिक माइंड पैटर्न्स बनते हैं जिनको कहा जाता है मैकेनिज़्म। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो मैं किसी क्रिकेटर से हेल्प ले रहा हूँ, तो क्या होगा कि जब वो क्रिकेटर से हेल्प लूँगा तो जो इसका स्टाइल होगा मेरा वो स्टाइल नहीं होगा। मैं इससे हर पल हर हेल्प लेने के बावजूद मेरा अपना स्टाइल होगा, अपना जो है वो बैटिंग करने का अंदाज़ होगा। इसको हम कहते हैं मैकेनिज़्म। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, हम डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं। गाइड लेने के बावजूद आप अपने स्टाइल से काम करते हैं। इसको जो है वो हम मैकेनिज़्म कहते हैं। आप इसके अलावा भी एग्ज़ाम्पल कोई ले सकते हैं कि हर एक बंदे का अपना स्टाइल है चीज़ों को याद करने का, राइटिंग का। तो अब जब आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप किसी से हेल्प ले लेंगे, लेकिन आपका एक अपना स्टाइल है जिसको मैकेनिज़्म कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। इसमें क्या है, आपके अंदर जो इंटरनल स्किल्स हैं, इसमें आपको इतनी महारत हो कि आपका वो स्टाइल बन जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हर बंदे का अपना स्टाइल है, अपना अपना अंदाज़ है काम करने का। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ एक ही तरीके से ही काम किया जाए। हर बंदा जो है वो अपने स्टाइल से, अपने अंदाज़ से जो है वो काम करता है। इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। उसके बाद आ जाता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन से मुराद है अपने आप को एडजस्ट करना। आपने जिन हालात में काम सीखा, ये ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा वैसे ही हालात बार-बार मिलें। पीछे मैंने एक क्रिकेटर की एग्ज़ाम्पल दी। मैं अगर इसी एग्ज़ाम्पल को वापस रिपीट करूँ, तो अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि शाहिद अफरीदी की, एक मैच वो पाकिस्तान में खेलता है, यहाँ की पिच इस तरह की है, जो इसकी फ़ेवर में है, वो अच्छी बैटिंग कर लेता है। अब इसका जो नेक्स्ट मैच है वो किसी अफ्रीका के किसी कंट्री में है, तो इस ग्राउंड में जो इसकी पिच है वो इस तरह की नहीं होगी जिस तरह की पाकिस्तान में थी। तो क्या होगा, इसको हालात के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं अडेप्टेशन। एडेप्टेशन के बाद लास्ट स्टेज है ओरिजिनेशन। यहाँ पर आप किसी प्रोफेशन में मास्टर बन जाएं, आपके अंदर इस प्रोफेशन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज हो, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें, तो जो आज का काम होगा वो एक ट्रेंड बन जाएगा, और इस स्टेज को, इस लेवल को कहा जाता है ओरिजिनेशन। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बयान कर दूं कि जब आप किसी प्रोफेशन में इस तरह, जो पीछे मैं क्रिकेटर की एग्जांपल देता हूं, आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में आपको इतनी महारत हो गई कि लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें। आपका कोई भी काम, आपका फॉर एग्जांपल छक्का मारने का स्टाइल है, इसको फॉलो करना शुरू कर दें, वो एक ट्रेंड बन जाए। तो वो जो स्टेज है, वो जो लेवल है, इसको हम कहते हैं ओरिजिनेशन। ये है डेविड क्रैथहोल और लॉरेन एंडरसन ने कॉग्निटिव डोमेन को रिवाइज़ किया था 2002 में। उसमें इन्होंने क्या किया था कि जो कॉग्निटिव डोमेन थी, उसको नाउन से वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। नॉलेज से रिमेंबर, कंप्रीहेंशन से अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन से अप्लाई, एनालिसिस, सिंथेसिस से एवेल्यूएशन, और इवेल्यूएशन से क्रिएट। यहाँ पे इवेल्यूएशन जो है वो फिफ्थ स्टेज पे इसको रखा गया, और लास्ट स्टेज पे क्रिएट को रखा गया। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इसको कॉग्निटिव डोमेन को, साइकोमोटर डोमेन को, अफेक्टिव डोमेन को याद कर सकें। तो उसको याद करने का एक सिंपल सा फार्मूला है कि कॉग्निटिव डोमेन को 1956 में बेंजामिन ब्लूम्स ने पेश किया। उसके 8 साल बाद अफेक्टिव डोमेन को डेविड क्रैथहोल ने 1964 में पेश किया, और ऑन द वेरी नेक्स्ट 8 ईयर्स, फिर उसके 8 साल के ही बाद साइकोमोटर डोमेन को सिम्पसन ने पेश किया। इनकी स्टेजेस को याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको याद करने का एक फ़ॉर्मूला भी है कि आप हर स्टेज के पहले वर्ड को अगर आप याद कर लें और उसका एक वर्ड बना लें, तो इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। जैसे हम सबसे पहले कॉग्निटिव की बात करते हैं, KCAASE। इसमें के नॉलेज, कंप्रीहेंशन, ए से एप्लीकेशन, ए से एनालिसिस, एस से सिंथेसिस, ई से इवैल्यूएशन, अफेक्टिव डोमेन में RRVOC, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजेशन।
इसी तरह आप साइकोमोटर डोमेन में फर्स्ट लेटर को लिखने के बाद एक लेटर बना सकते हैं और इससे आपको काफ़ी आसानी होगी इसको याद करने के हवाले से। और पेपर जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, एनटीएस और एनी अदर कंपेटिटिव एग्ज़ाम, उसमें इनकी स्टेजेस के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं कि इसमें पहली स्टेज कौन सी है, लास्ट स्टेज कौन सी है, फलां स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस ज़रूर याद रखना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पे एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।